नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम बांग्लादेश पर एक बार फिर आते हैं और एक नई कहानी आपको बताते हैं जो शेख हसीना के एक बयान के ज़रिए सामने आई है। शेख हसीना ने अपने कुछ करीबी लोगों के ज़रिए बांग्लादेश की जो जनता है उसके लिए ये संदेश भिजवाया है और संदेश में पूरी कहानी ही पलट डाली है। कहानी क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। कहानी ये है कि जो शेख हसीना ने कहा है वो ये है कि एक सेंट मार्टिन द्वीप है जो बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र में, बिल्कुल ये कहना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उस द्वीप के बारे में चर्चा की है। और ये कहा है अपनी देश की जनता से कि यदि इस आइलैंड की जो कि बांग्लादेश का आइलैंड है, इसकी संप्रभुता मैं अमेरिका को सौंप देती तो मैं अपनी सत्ता से बिल्कुल भी बेदखल नहीं होती। और चूँकि मैंने ऐसा नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मेरे को देश छोड़ने के पीछे भी मैं ये बता दूं कि मैं अपने देश के लोगों की लाशों के ढेर पर राज नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मैंने वहाँ से भारत आना ही ज़रूरी समझा। अब आपको बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप है क्या, तो इसके लिए हमने एक वीडियो प्रभात खबर से लिया है जो हम आपको दिखाते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप है क्या और किस टाइप की उसकी लोकेशन है। तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा। ये वीडियो हम प्रभात खबर से ले रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अपने करीबी सहयोगियों के माध्यम से मीडिया को भिजवाए एक संदेश में हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का ढेर न देखना पड़े। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी यदि मैंने सेंट मार्टिन द्वीप को संप्रभुता अमेरिका के सामने समर्पित कर दी होती। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अमेरिकी सुदूर बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटे से द्वीप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और उसे हासिल करने से उसे क्या फायदा होने वाला है। दरअसल सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में एक छोटा यानी कि केवल 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ आइलैंड है जो कि कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है और बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण करता है। हजारों साल पहले यह द्वीप टेकनाफ प्रायद्वीप का ही विस्तारित हिस्सा हुआ करता था। टेकनाफ प्रायद्वीप का कुछ हिस्सा बाद में जलमग्न हो गया और उस प्रकार उसका सबसे दक्षिणी हिस्सा बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया और एक द्वीप बन गया। उस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब के व्यापारियों ने बसाया था। उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। सेंट मार्टिन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्र मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, अतः यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग भी है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखा जा सकता है। इस दृष्टि से सेंट मार्टिन बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं दक्षिण एशिया यह सुनिश्चित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में शक्ति का संतुलन बना रहे। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम कर रही है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र व्यापार मार्गों के जरिए जियोपॉलिटिक्स में देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। अचानक ही युद्ध की स्थिति में इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान होगा, इसलिए शक्तिशाली देश सेंट मार्टिन द्वीप की ओर नजरें बनाए हैं। इन्हीं व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से चीन और अमेरिका यहाँ अपना दबदबा हमेशा बनाना रखना चाहता है और चूंकि भारत खुद बंगाल की खाड़ी के पास स्थित देश है, इसलिए अपना हित सुरक्षित रखने में सेंट मार्टिन द्वीप का उसके लिए भी काफी रणनीतिक महत्व है।
अमेरिका की दिलचस्पी का कारण यही है, यदि वह इस द्वीप पर अपना कब्जा कर लेता है तो यहाँ से पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है, जिसमें चीन और भारत भी शामिल है। आपने देखा सेंट मार्टिन द्वीप का पूरा भूगोल। उसके लिए ये कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि 18वीं शताब्दी में इस द्वीप को जो आबादी नहीं थी वहाँ पर, तो इस द्वीप को जो अरब के व्यापारी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय हवाई जहाज़ तो होते नहीं थे, केवल जल मार्ग से ही सारा व्यापार होता था, सारी चीज़ें होती थी। तो अरब के जो व्यापारी थे वो जब भारत आते थे तो उन्होंने इस द्वीप को बसाया था और उन्होंने इस द्वीप का नाम जजीरा रखा हुआ था। और बंगाली में इसे नारियल वाला, इस तरह का कोई नाम था, नारियल वाला द्वीप। और वैसे भी इस द्वीप पर ज़्यादातर नारियल पैदा होते हैं, नारियल की खेती होती है। और ज़्यादा द्वीप बड़ा भी नहीं है, लगभग 3.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और लंबाई काफ़ी है। तो इसका महत्व जो है इस समय बंगाल की खाड़ी में होने के नाते, ये दुनिया का कोई भी देश कहीं से भी इस द्वीप पर आ सकता है, कोई बाधा नहीं है, कोई उसका पहुंचने के लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि बीचों बीच ये बांग्लादेश के जस्ट नीचे बंगाल की खाड़ी में है। हालांकि वहाँ जो स्वामित्व है अपने भारत देश का है, और उसके बाद फिर हिंद महासागर लग जाता है, तो जो आवाजाही है उसमें कोई रुकावट नहीं है। और ये एक बड़ा जलमार्ग भी रहा है, क्योंकि एक बड़ा केंद्र है व्यापार का। तो शेख हसीना का ये कहना कि इस द्वीप को अमेरिका ने उनसे मांगा था और मैंने उनसे मना कर दिया, तो मेरी सरकार का तख्ता पलट हो गया। हालांकि अब एक नई मज़ेदार कहानी और सामने आई है, वो मैं आपको बता दूं। कहानी ये है कि जो शेख हसीना का बेटा है, जो अमेरिका में इस समय रहता है और वो शायद वहीं का सिटीजन है, तो उसने इस तरह की जो बात है उसको नकार दिया है। अब ये देखिए कि बेटे और माँ के अंदर भी विरोधाभास शुरू हो गया है। हालांकि जितनी भी बातें कही जाएं उतनी कम है। असली बात यह है कि शेख हसीना अपने देश को संभाल नहीं पाई और वो अब इस तरह की कहानियाँ हो सकता है गढ़ रही हैं, सच्ची भी हो सकती है, लेकिन अब जब तक इसकी पूरी कहानी सामने नहीं आ जाएगी, उन्होंने इसलिए एक भावुक संदेश अपनी बांग्लादेश की जनता के लिए भेजा है कि नहीं, वो तो देशभक्त हैं और उन्होंने उस द्वीप को बचाने के लिए अपनी जो सत्ता है उसको छोड़ा है और फिर वो यहाँ से निर्वासित हो गई। तो ये तो कई एक चीज़ें हैं। अब अमेरिका, मान लीजिए उनकी बात को सच भी मान लिया जाए, तो अमेरिका क्यों चाहता है? अमेरिका इसलिए चाहता है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इस समय जो सामने वाला दुश्मन है वो है चाइना। चाइना उसका कंपटीटर है, हर मामले में चाइना उसका कंपटीटर है। चाइना की सब अपनी उसकी सारी शक्तियां हैं, वो किसी भी अमेरिका की कंपनी को यूज़ नहीं करता। जैसे गूगल है, वो गूगल को यूज़ नहीं करता, यूट्यूब को यूज़ नहीं करता, जितनी भी कंपनियां, फेसबुक भी नहीं चलाता, बहुत सारी कई एक चीज़ें ऐसी हैं। तो चाइना के लोग जो है, चाइना से निपटने के लिए उसने ये सोचा है कि चाइना बांग्लादेश को पार करके तत्काल चाइना के ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका अपना एक जो उसका रक्षा के जो जितने भी संयंत्र होते हैं, रक्षा कवच होता है, उसका यहाँ पर एक सेंटर बनाने के मूड में था। और इसीलिए उन्होंने, हो सकता है कि अमेरिका ने जो आंदोलन था उसको सपोर्ट किया हो, पैसा लगाया हो, लोगों को अगुवाई करवाई हो, आगे बढ़ा हो। तो इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट भी होते हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें बाहर का आदमी तभी फ़ायदा उठा सकता है जब खुद व्यक्ति अपने स्वार्थ से नीचे ऊपर उठ कर के काम करे। शेख हसीना ने छात्रों को आतंकवादी कहा, छात्रों को देशद्रोही कहा, तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो सामने आई हैं। अब आपको मालूम है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो उनका जो एक सलाहकार है, जो वर्तमान जो सरकार बनी है, वो आज माफ़ी मांग रहा था एक
वीडियो में हम देख रहे थे, उसने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर गड़बड़ी है और हिंदुओं के ऊपर और दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर निश्चित तौर पर बांग्लादेशी लोग आतंक मचाए हुए हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस बात का इत्तेफाक नहीं रखता कि हो सकता है शेख हसीना सच कह रही हों, लेकिन उसका बेटा जब अमेरिका में बैठ कर के शेख हसीना मतलब उनकी अपनी माँ की बात का खंडन करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इस तरह की गलत बात कर रही हैं। तो चूँकि वो इस समय वहाँ का नागरिक है और वो वहाँ रह कर के इस तरह का बयान नहीं देगा तो उसका अमेरिका में रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड मामला है आपस में, माँ बेटे को आमने सामने कर दिया है, क्यों किया है, कैसे किया, ये एक बड़ी बात है। हालांकि बांग्लादेश के लोग अभी भी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने यदि आंदोलन को सीरियसली लिया होता, वो जनता से कट गई थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ बेरोजगारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और आरक्षण का मसला था उसको। तो ये एक तरफा जब कोई कार्रवाई होती है निश्चित तौर पर तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। अभी अपने देश में जो गोदी मीडिया है वो इन सब चीज़ों के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, राहुल गांधी को जिम्मेदार मान रहा है कि तख्ता पलट के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। अब पता नहीं कहाँ से कैसे शगुफ़े भरी खबरें लाते हैं। अब वो सेबी का मसला चल रहा है, सेबी में जो सेबी की अध्यक्ष है वो फंस गई है, तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो गढ़ी जा रही हैं। आज भी सुनने में आया कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है। ये चंडू खाने की जो बातें हैं वो इसलिए हैं कि सेबी को कैसे बचाया जाए और सेबी के जरिए अडानी जो कैंप है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कल उसकी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट कल से लेकर आज तक अभी भी धुआंधार चल रही है पूरे देश में, वो उसका मसला चल रहा है। हालांकि उसमें खंडन अडानी ने भी खंडन कर दिया और माधवी ने भी खंडन कर दिया, उनके हस्बैंड ने भी आज खंडन किया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों को, जो लोग इसमें जिस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि देश में हमारे आज भी बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और प्रभात खबर ने जो अपने वीडियो में जो एनालिसिस किया है उस पर ज़रूर टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।